हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 9th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 9th का मॉडल पेपर का बेहतरीन और सबसे सटीक सॉल्यूशन। आप सबको बता दें प्यारे बच्चों कि आप सबों का इस बार जो 2026 में झारखंड बोर्ड द्वारा जो मॉडल शीट जारी होगा वो आज हम जिस तरह से ये मॉडल शीट आपको बता रहे ना, एकदम हूबहू इसी प्रकार से आपका मॉडल शीट जारी होगा। यानी कि इसमें से आपको 40 क्वेश्चन नजर आएंगे। तो इस बार के मॉडल शीट में भी आपको 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक नंबर के लिए सारा रहेगा। टाइम आपको एग्जाम में 1.5 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम आपको विज्ञान बताने वाले हैं और हम इसमें से आपको हम टोटल 40 क्वेश्चन बताएंगे और आपके फाइनल एग्जाम में इसी में से 5 MCQ है ना, 5 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू मतलब ऑप्शन के साथ एकदम आने वाला है, ठीक है। तो पूरी रट लेना है। इसी तरीके से आज से हम आपका तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं और हमारा रेगुलर जो वीडियो अपलोड होगा वो हमेशा टाइम याद रखिएगा 9th के प्यारे बच्चों, वो होगा हमारा शाम को 6 बजे। शाम को कितना बजे? 6 बजे, है ना। तो रेगुलर हमारा वीडियो अपलोड होगा, तो सभी को तैयार रहिएगा, सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो हम बताएंगे वही आएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग के सामने पहला प्यारा सा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में घूम रही है। कहता है आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, मान लो चलो यहाँ पे कोई वस्तु है, ये जो है एक वृत्ताकार पथ में घूम रही है, यानी कि ये एक गोल रास्ता है यहाँ पे, उस पर ये वस्तु क्या हो रही है, तो घूम रही है, ऐसे गोल गोल क्या हो रही है, घूम रही है, ठीक है। तो कहता है कि इसका जो त्रिज्या है, वो रेडियस है, वो r है, मतलब सेंटर से जो इसका ये वाला डिस्टेंस है वो है बड़ा R, कैपिटल R, ठीक है। तो कहता है कि जब ये आधे वृत्त में घूम लेती है, यानी कि मान लो यहाँ से शुरू किया ये, ठीक है, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते ताकि थोड़ा सा आपको क्या होगा पता चलेगा, ठीक है। ये मान लो यहाँ से शुरू किया घूमने और यहाँ से आधा घूमा, माने यहाँ से मान लो यहाँ तक आया। तो कहता है कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे, विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी, है ना, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। तो ये है आपका न्यूनतम दूरी, यानी कि विस्थापन कहाँ से कहाँ तक होगा। तो इसका विस्थापन जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों वहाँ पे, तो इसका विस्थापन यहाँ पे हो जाने वाला है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, है ना। तो ये वाला आपको आधा डिस्टेंस पता है कि r है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये भी r है, तो टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 2r। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा 2r, ठीक। तो यहाँ पे इसका विस्थापन हो जाएगा आपका 2r। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इंग्लिश वाले अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को कहते हैं, है ना। कहने का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको त्वरण बोलते हैं, यानी एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दूसरा का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे दोस्तों हम लोग के सामने क्या है यहाँ पे। कहता है कि निम्न में से किसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, तो एक्सेलरेशन का ही यूनिट होता है, त्वरण का। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तीसरा का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्या कहता है। कहता है दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। यानी कि जो दूरी समय ग्राफ है, देखो यहाँ पे ये आपका ग्राफ है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इधर आपका टाइम है, क्या है, ये आपका टाइम है और इधर मान लो चलो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, इधर ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये दूरी और समय का जो ग्राफ होता है ना, इसका जो ढलान होता है, ठीक, मान लो ये वाला, चलो इस तरह से हम लोग ग्राफ बना दिए, इस तरह से मान लो ग्राफ बना दिए, ठीक है। तो ये जो ढलान है इसका क्या है, ये ढलान है, वो किसका मान बताता है ना। तो ये हमेशा दूरी समय ग्राफ में जो ढलान होता है प्यारे दोस्तों, वो हमेशा हम लोग का वेग बताता है। क्या होता है, तो वेग। ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा मिलती है। यानी न्यूटन गति का जो पहला नियम होता है वो किसकी परिभाषा देता है, जड़त्व का, बल का, संवेग का या फिर त्वरण का। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जड़त्व का, है ना। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, यानी कि न्यूटन गति का प्रथम नियम होता है, वो जड़त्व की परिभाषा देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है। कहता है किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है, त्वरण पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के वेग पर या फिर वस्तु के आकार पर। तो किसी पिंड का जो जड़त्व होता है प्यारे दोस्तों, वो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है ना। न्यूटन गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है, तो न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि न्यूटन गति का जो दूसरा नियम होता है ना, ये दूसरा नियम वो बल की परिभाषा देता है ना, हमेशा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, है ना। देखिए कहीं बोलेगा न्यूटन गति का पहला नियम, तो पहला नियम जड़त्व का परिभाषा देता है और दूसरा नियम बल का परिभाषा देता है। बहुत आसान और इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला देखो न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल आता है बच्चा लोग डर जाता है, बहुत आसान रहता है। देखो बोलता है कि 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग होगा। संवेग को हम लोग किससे दिखाते हैं? पी से। तो हम लोग को पी पूछ रहा है, पी बराबर क्या होगा। जब हमको यहाँ पे 0.5 किलोग्राम दे दिया द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कि मास दे दिया, मास कितना है 0.5 kg, सिंपल है। और यहाँ पे दे दिया 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है ना, गति से मैंने उसका स्पीड दे दिया है, क्या दे दिया? स्पीड यानी वेलोसिटी दे दिया। वेलोसिटी कितना है उसका, मतलब वेग क्या है? वेग है 10 मीटर पर सेकंड। देखो 10 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है सर? P बराबर होता है m गुने v। तो m है इसका 0.5, क्या है 0.5 इंटू हो जाएगा 10, है ना। तो 0.5 को पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे 10 से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट, 10 से 10 कट जाएगा तो फाइनली आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आगे क्या है इसका? संवेग, ठीक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला, यानी 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगला 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जब कोई बस विराम से चलती है, चलो मान लेते हैं ये कोई बस है, ये पहले रुका हुआ है, अब क्या हो गया? ये चलने लगा। अब क्या हो गया? ये चलने लगा। तो कहते हैं तो अचानक उस में जो खड़े यात्री होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। आप भी देखे होंगे कि मान लो आप बस में बैठे हैं, ठीक है, बस में बैठे हैं, आप बस जैसे ही चला तो आप पीछे की ओर थोड़ा सा झुक जाते हैं ना। तो कहता है यह किस नियम का एक उदाहरण है? तो न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन गति का प्रथम नियम, है ना। यानी कि फर्स्ट लॉ जो होता है न्यूटन का प्रथम गति का पहला नियम जो होता है, उसके कारण जब बस रुका हुआ है और जब अचानक चलता है तो व्यक्ति पीछे की ओर घूम जाता है। और इसका कारण क्या होता है? तो जड़त्व। क्या होता है? तो ये जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि पहले वो विरामावस्था में रहता है, अचानक वो गति में आ जाता है ना, तो वो गति का विरोध करता है ना। तो बहुत आसान है, इसका होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो एकदम पूरी समझाते हुए चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली जैसे तैसे पढ़ दिया उसके बाद हो गया, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कार्य का एसआई जो है वो इकाई है वो क्या है? बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट है। तो किलोवाट, घंटा, वाट, जूल या फिर न्यूटन। तो कोई चीज़ मान लो काम कर रहा है ना, तो कार्य का क्या होता है? कार्य का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर बताओ जल्दी, बताओ। बोल भैया नहीं पता हम लोग को। भैया बहुत आसान है, जैसे जूल होता है ना कार्य का, कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। वाट होता है किसका? तो शक्ति का। किलोवाट घंटा भी क्या होता है? शक्ति का ही होता है। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। तो जूल किसका हो जाएगा? तो कार्य का हो जाएगा ना। पूरी समझाते हुए चल रहे हैं, इतना सटीक एकदम आंसर आपको शायद ही यूट्यूब पर कहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। कहता है पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी पर जितना भार रहता है, कोई भी वस्तु का भार कहीं पृथ्वी पर x है, तो इसका चंद्रमा पर इसका भार जो हो जाएगा, कहीं दोनों को बराबर करने जाएंगे तो हो जाएगा x/6, है ना, x/6। यानी कि यहाँ 10 ग्राम है तो 10 ग्राम का वहाँ छठा भाग हो जाएगा चंद्रमा पे। तो यहाँ पे हमको दिया है कि चंद्रमा पर मान लो उसका भार जो है वो 40 kg है, तो यहाँ पे x का वैल्यू मान लो दे दिया है कितना? 40 kg, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो यहाँ पे 40 kg कहाँ पे है? तो 40 kg है उसका चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर जब 40 kg है तो जब पृथ्वी पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमेशा ध्यान देना कि मान लो वस्तु का वजन कहीं पृथ्वी पर है, यहाँ पे मान लो कितना 60 ग्राम, कितना है 60 ग्राम, कितना है सपोज करो कि 60 ग्राम कोई चीज़ है, तो चंद्रमा पर ये 6 गुना घट जाता है, 6 गुना घट जाता है, नहीं 6 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा चंद्रमा पर ये 10 ग्राम, ठीक है। और कोई चीज़ चंद्रमा पे जितना है ना तो पृथ्वी पर कहीं आएगा तो 6 गुना बढ़ जाता है, तो 6 गुना बढ़ जाता है यानी कि इसको 6 से गुना करने का हो जाएगा 60 ग्राम, ये समझो। तो यहाँ पे चंद्रमा पर है 40 ग्राम, तो जब पृथ्वी पर आएगा तो 6 गुना बढ़ जाएगा, तो 6 से गुना कर देंगे इसको तो 6 छक 24, तो 40 छक कितना हो जाएगा 240, 6 छक 24 240 न्यूटन, ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? बोल सर कोई दिक्कत समझने में नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़न करता है और उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसे क्या हम लोग बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग संपीड़न बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग संपीड़न कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहने का मतलब कि मान लो हम लोग देखें जंगल में कुछ बोलते हैं तो एक आवाज़ 2-3 बार सुनाई देता है, तो वो होता है किसके कारण? तो ध्वनि के परावर्तन के कारण, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग व्यतिकरण बोलते हैं, या फिर मृग तृष्णा बोलते हैं, गूंज बोलते हैं, या फिर इसको अपवर्तन बोलते हैं, है ना।
तो इसका जो तैरा का सेंस यहाँ पे हो जाने वाला है, हो जाने वाला है इसी चीज़ को हम लोग गूंज बोलते हैं कि आवाज़ गूंजता है। नहीं सुने आप लोग? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है ना? किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो हम आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है ना। ठोस में यानी कि सॉलिड में हम लोग इसको दिखाते हैं ऐसे, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। फिर मान लो पानी है यहाँ पे, द्रव में आकर्षण थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। और कहीं गैस आ गया, गैस में आकर्षण सबसे कम होता है। तो इसमें से जो गैस होगा है ना, उसमें सबसे कम होगा। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आपका गैस है। तो बस देखो ये आराम से टिक मार दो, है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कि किस तापमान पर पानी जो है वो ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो ठोस में पाया जा सकता है और द्रव में भी आपका पाया जा सकता है। द्रव मतलब तरल में पाया जा सकता है। तो 15 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस बोले तो आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है। कहता है कि 100 ग्राम जल 20 ग्राम चीनी में मिलाया गया तो विलयन की सांद्रता का प्रतिशत जो होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पे बोल क्या रहा है देख सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 100 ग्राम आपका पानी है, ठीक, उसमें 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है। ठीक है। तो कहता है कि उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सांद्रता क्या होती है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि उसमें कितना सॉल्यूट है, मतलब उसमें कितना विलय है। तो विलय यहाँ पे कम मात्रा में है तो चीनी 20 ग्राम। ठीक है। विलय आपका कितना है? 20 ग्राम है। और टोटल विलियन कितना है? टोटल विलियन कितना है? तो 100 ग्राम पानी और 20 ग्राम चीनी, तो टोटल विलियन कितना हो गया? 120 ग्राम। टोटल कितना हो गया? 120 ग्राम। और हमको उसका निकालना बोल रहा है प्रतिशत, तो इसको कर देंगे हम लोग 100 से गुना। तो 1 0 से 1 0 गया ना आराम से। अब देखना बहुत आसान है सर। देखिए यहाँ पे ये है आपका 20 और ये है आपका 10, तो 20 दें कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और इसको भागा देंगे कितना से? 12 से। ठीक, अब काटने आता है इसको, आराम से काटेंगे। देखो 12 से काटेंगे इसको। ठीक है, 12 से डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है, तो 12 एकम आ गया 12, तो यहाँ पे बचा 8, तो इधर आ गया 80। ठीक है, तो 12 छक बचा 72, है ना। फिर बचा 7, 72 आया, फिर बचा 8 ना, तो 80, फिर 12 छक 72, तो आ जाएगा तकरीबन 16.6। तो 16 कहाँ है आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो डायरेक्ट इसको बी को टिक करो, ज़्यादा इसको और ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 पहले हमको मिल गया। ठीक है। हाँ, चलिए अगला देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे बहुत आसान है। कहता है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए घनत्व यानी कि डेंसिटी का जो होता है एसआई मात्रक आपका क्या होता है ना। तो इसका जो आपको 17 का सही आंसर हो जाने वाला है, हो जाने वाला आपका यहाँ पे केजी, यहाँ पे मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब। ये तो घन मीटर मतलब वही होता है कि केजी पर मीटर क्यूब, है ना। ये किसका है यूनिट? तो ये है आपका घनत्व का यानी कि डेंसिटी का। ठीक है। डेंसिटी बराबर जनरली होता क्या है? घनत्व तो बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान यानी कि मास बटा वॉल्यूम माना आयतन। ठीक है, तो मास का केजी और नीचे वॉल्यूम का मीटर क्यूब। सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? यानी कि दिए गए में से कौन सा जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टी जो है वो निलंबन का है? तो कहता है निलंबन क्या समांगी मिश्रण है, या फिर यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, यह एक विसमांगी मिश्रण है, या फिर ये छानने की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते हैं? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो निलंबन जो है एक विसमांगी मिश्रण है। क्या है? विसमांगी मिश्रण, ये इसका है गुणधर्म। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं? यानी कि कपूर में हम लोग नमक मिला देते हैं तो ये मिश्रण हो गया। अब इसको अलग हम लोग किस चीज़ से कर सकते हैं? कौन सा विधि से? ऊर्ध्वपातन से, वाष्पीकरण से, या फिर क्रोमेटोग्राफी से, या फिर अपकेंद्रण से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऊर्ध्वपातन से। ठीक है, क्यों? क्योंकि कपूर को जब हम लोग क्या कर देंगे तो थोड़ा सा जैसे ही उसको हम लोग हिट करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाएगा, तो बस ऊर्ध्वपातन कर देंगे उसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है किसकी? इसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो बराबर होती है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से दिखाते हैं, और ये जो होता है आपका प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे मतलब योग करेंगे, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे योग खाली यहीं पे देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, सो लिखा हुआ है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में ही ना होता है। हाँ, तो इसके दोनों को जोड़ देंगे, योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या है। बहुत आसान है, NH3 है, इसका बोल रहा है कि आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 14, और एक हाइड्रोजन का होता है 1, 3 हाइड्रोजन का है तो 3, तो टोटल जोड़ेंगे तो 14 और 3 हो गया आपका 17U। ठीक है, 17 यूनिट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखो चीज़ें आसान है, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आया खाली ऑप्शन A B C D करके चला गया। ठीक है, आपका भाई जब तक आपके साथ आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है, यानी कि आपको स्थिर अनुपात के नियम को बताना है। ठीक है, तो इसका जो 22 का सही आंसर हो जाने वाला प्यारे बच्चों, हो जाने वाला आपको ऑप्शन नंबर बी। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, कहता है कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। सिंपल है, जिस तरह से इसका एग्जांपल जैसे H2O को उठा लो, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा एक निश्चित अनुपात से ही संयोग करेगा, है ना, और कोई यौगिक बनेगा। ये सबसे फेमस एग्जांपल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है वो 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। 36 ग्राम जल का इसमें से सही प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो सबसे पहले देखो H2O, जल मतलब होता है H2O, तो इसका पहले ग्राम देख लो कितना ग्राम होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक, इसका मास जो है वो 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो इसका मास हुआ 2। ठीक है, ऑक्सीजन का मास होता है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो टोटल देखेंगे H2O का मास, तो 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, यानी 18 यूनिट क्या है आपका, तो 16 आपका मास है किसका, H2O का। ठीक है, इसी को हम लोग ग्राम में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा डीप में अभी नहीं समझा रहे हैं, ग्राम और यू अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग 18 यू को ही 18 ग्राम लिख सकते हैं। मतलब एक H2O का जो रहेगा उसका कितना द्रव्यमान रहता है, तो 18 ग्राम, तो यहाँ है आपका 36 ग्राम, तो ये 1 मोल का है आपका 18 ग्राम, तो 2 मोल का होगा 36 ग्राम, तो डायरेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। बहुत आसान है। ठीक है, 1 मोल में पानी रहता है 18 ग्राम, तो 2 मोल में कितना हो गया, 36 ग्राम, है ना। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन का हो जाने वाला ये। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो बच्चे सबसे ज़्यादा यही सबसे डरते हैं, मोल, है ना, फिर अवोगाड्रो नंबर, लेकिन आपका भाई इस सब में स्टार है, क्योंकि हम स्पेशल केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं 11th 12th को, है ना, तो आप लोगों को समझिए कितना अच्छे से समझा सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेना जब तक आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है, कितना आवेश रहता है न्यूट्रॉन पर, 1, 0, -1 की 2। तो हमेशा ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहता है वो -1 रहता है, प्रोटॉन पर जो आवेश रहता है वो +1 रहता है, और न्यूट्रॉन्स पर आवेश रहता है 0। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन बोला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 24 का सही आंसर क्या होगा बच्चा बाड़ी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहाँ गया, हिंदी में पढ़ते हैं ना, हम तो इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। चलो 24 नंबर है, 25 नंबर ये रहा। 25 नंबर क्या कहता है, कहता है अल्फा कण क्या है, यानी व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल्स, है ना। तो अल्फा जो कण होते हैं वो क्या होते हैं ना, 3 तरह के कण होते हैं, अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा और गामा, 3 तरह के कण होते हैं। तो अल्फा कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अल्फा कण क्या आपका ऋणावेशित प्रोटॉन होते हैं, या फिर ऋणावेशित हीलियम परमाणु होते हैं, या फिर धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, या फिर धनावेशित हीलियम परमाणु होते हैं। ठीक है, तो 25 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा धनावेशित हीलियम परमाणु होते हैं ना, यानी अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और वो भी उसमें हीलियम परमाणु होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहीं कहीं बीटा रहता है, तो बीटा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश के भिन्न संख्या के कारण होता है ना। कहने का मतलब कोई भी तत्व है, ठीक है, तो उसका समस्थानिक का जो द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे आपका कार्बन का द्रव्यमान एक का 12 होता है, एक कार्बन का द्रव्यमान 14 होता है। तो ये किसके कारण होता है, किस चीज़ के बढ़ने और घटने से होता है, तो ये हमेशा ध्यान देना है न्यूट्रॉन्स के बढ़ने और घटने के कारण होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ये हम लोग का 26 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है, तो सेल्यूलोज का। कितना आसान क्वेश्चन है यार। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। बताना है कि किस कोशिकांग में, यानी कि किस कोशिका के अंग में, एक तरह से समझिए कि अपना डीएनए होता है, खुद का डीएनए। तो गोल्जी उपकरण में आपका क्या वाला, प्लेस्टिड में, या फिर लाइसोसोम में, या फिर अंतर्द्रव्य जालिका में, है ना। तो 28 का
सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, तो इसका हो जाने वाला है यहाँ पे प्लास्टिड में। प्लास्टिड में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, 10 क्वेश्चन और है। कहता है कि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम और उस कोशिका में अनुसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे, यानी कि कोई कोशिका है जिसमें 16 का क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उसी से एक बच्चा पैदा होता है, ठीक। तो कहता है कि उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, तो उसमें 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे कि 64 होंगे, तो है ना। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा, उसमें 8 होंगे, उसमें आधा होगा, ठीक है, उसका आधा, हमेशा ध्यान देना, क्योंकि वो अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है। अर्धसूत्री विभाजन में उसका आधा क्रोमोसोम हो जाता है, 16 का 8, 30 का 15, ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि दिया गया चित्र किस उत्तक का है। ये वाला जो चित्र है वो कौन सा उत्तक का है, पेरेंट कायमा का है, कॉलन कायमा का है, या फिर स्क्लेरन कायमा का है, या फिर यहाँ पे फ्लोएम का है ना। तो 30 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला वो हो जाएगा यहाँ पे पेरेंट कायमा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है, पेरेंट कायमा का, कॉलन कायमा का, स्क्लेरन कायमा का, या फिर फ्लोएम का। तो बादाम का जो छिलका होता है प्यारे दोस्तों, वो ऑप्शन का यहाँ पे बना होता है स्क्लेरन कायमा का, एकदम रट लेना इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो मांसपेशी मतलब कि जो हम लोग का मांस होता है उसको हड्डी से जोड़ता है, वो उत्तक को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्नायु, कंडरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपास्थि या फिर मांसपेशी। तो यहाँ पे जो 32 का सही आंसर हम लोग का हो जाने वाला है, यहाँ पे कंडरा। कंडरा जो होता है वो हड्डी और मांसपेशी यानी मांस को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, कहता है जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक जो मूलभूत लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, यानी जीवों को हम लोग अलग अलग वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उसमें से हम लोग किस चीज़ को आधार मानते हैं, किसके आधार पर हम लोग अलग अलग करते हैं, उसके निवास स्थान पर, उसकी कोशिका संरचना के आधार पर, उसके पोषण के तरीके पर, या फिर उसके जनन के तरीके पर। तो सबसे जो बेसिक टर्म होता है कि मूलभूत जो लक्षण होता है वो हम लोग क्या देखते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसका कोशिका का संरचना, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि नील हरित शैवाल किस वर्ग में आता है ना, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, या फिर प्लांटी में, किस चीज़ में आता है। तो 34 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका मोनेरा में आता है ना। नील हरित शैवाल किस में आता है, मोनेरा में। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो 35 का यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन का यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना। इन चारों में से वायरस से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोना। कोरोना वायरस से होता है, आप लोग पढ़े ना, कोरोना वायरस आ गया, ये तो बहुत ईजी है यार। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि संक्रामक रोग के उदाहरण है। संक्रामक रोग हम लोग बोलते हैं वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसको बोलते हैं हम लोग संक्रामक रोग। तो पोलियो, कैंसर, क्षय रोग या फिर मधुमेह। तो इसमें से कौन सा रोग जो है वो संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब जो हवा और पानी से एक दूसरे से फैलता है, उसी को हम लोग संक्रामक रोग बोलते हैं ना। तो 37 का यहाँ पे सही आंसर हम लोग का हो जाने वाला है यहाँ पे क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है वो हवा पानी से फैलता है एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन है, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन। तो 38 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है यहाँ पे वो आपका एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। अगला कहता है कि दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन सा जो है वो बृहद पोषक पदार्थ है, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर या फिर मैग्नीज। कहने का मतलब पौधों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक पोषक पदार्थ इन चारों में से कौन सा है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ये। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। वायुमंडल में जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन का विषैला अणु, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो 40 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओजोन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ओजोन, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला था O3, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। तो इस तरह से आपका 40 क्वेश्चन हम बताएं, हूबहू इसी प्रकार से इस बार का भी मॉडल सेट जारी होगा, और हम आपका भाई आपको जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा अभी से लेकर एग्जाम तक हूबहू ऑप्शन के साथ वही आने वाला है। बोल भैया टोटल कितना क्वेश्चन कराइएगा एक सब्जेक्ट में, तो ज़्यादा नहीं, ओनली 200 क्वेश्चन कराएंगे एक सब्जेक्ट में, और उसी में से 40 क्वेश्चन आपका ऑप्शन के साथ मैच करेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियोज़ में, तब तक इस पर जल्दी से 1 के व्यूज़ जो है कंप्लीट करा दीजिए। जैसे ही 1 के व्यूज़ इस पर कंप्लीट होगा हमारा दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों।